देखो परावर्तन मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिससे वह आया है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नियमित और विसरित। नियमित और अच्छा, तो प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? नियमित और ठीक है। नियमित परावर्तन क्या होता है और विसरित परावर्तन क्या होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था, मान लेते हैं आपके घर में कोई नया बर्तन आया है, तो उसमें जब आप अपना चेहरा देखते हो तो एकदम स्पष्ट दिखता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो बर्तन की सतह जो होती है वो कैसी होती है? चिकनी होती है, जिसकी वजह से उस पर पड़ने वाली जो रेखाएं हैं, आपतित जो किरणें हैं, वो क्या होता है? जब परावर्तित होती हैं तो भी एक दूसरे के समानांतर रहती हैं, तो भी एक दूसरे के। इसी वजह से ये कैसा परावर्तन है? नियमित। कैसा है? थोड़े दिन बाद क्या होता है? यही सतह क्या हो जाती है? खुरदरी हो जाती है। तो इस पे पड़ती तो किरणें यानी कि आपतित तो समानांतर होती हैं, लेकिन वो पड़ने के बाद क्या हो जाती हैं? समानांतर नहीं रह जाती। इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। यानी कि जब परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर ना हो तो उस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? विसरित परावर्तन। और जब एक दूसरे के समानांतर हो तो उसको क्या कहा जाता है? नियमित परावर्तन। विसरित परावर्तन से किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता, ध्यान रहेगा हमेशा। विसरित परावर्तन से किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता। इसीलिए थाली जब पुरानी हो जाए तो उसमें चेहरा देखो, क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उससे परावर्तन तो हो रहा है बेटा, पर कैसा परावर्तन हो रहा है? विसरित परावर्तन हो रहा है। ठीक है। अब हम एक समतल दर्पण से ये समझ लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। आपने सभी ने सुबह चेहरा तो जरूर देखा होगा शीशे में। अब वो कैसा दिखता है, क्यों दिखता है, ये बात समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी बिंदु से दो किरणें, बिंदु स्रोत से दो किरणें इस प्रकार से निकल रही हैं। ये किरण है, आपतित है, और ये दूसरी किरण है। ठीक है। हम सभी परावर्तन का नियम जानते हैं। प्रथम नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु पर सभी एक तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है? परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है? यानी कि ये आपतित किरण है, ये जहां पे टकराई उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। टकरा के जो वापस गई उस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इस बिंदु पे लंबवत हम मान लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? और अभिलंब से आपतित किरण का जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? इंसिडेंस का आई लिया जाता है। समझ में आ रही बात? इसी तरह से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? और इसको आर से यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारा ये दूसरा नियम कहता है कि ये आपतन कोण बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण। ठीक है। तो अब वापस आते हैं। जो पहली किरण आपतित हुई है वो उतने ही कोण पे क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरी किरण जितने कोण पे आपतित हुई है उतने ही कोण पे परावर्तित हो जाएगी। तो अब हम जब परावर्तन के बाद देखेंगे तो ये दोनों किरणें कैसी हैं? ये दोनों किरणें कैसी हैं बेटा? क्या ये कहीं पर मिलेंगी? ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दूर जा रही हैं तो यानी कि ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। ठीक है।
अब ये बात समझ लेते कि जब ये आगे नहीं मिलेंगी तो क्या प्रतिबिंब बनेगा? नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं बन सकता। जब भी किरणें दूर जा रही हो तो कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। पीछे की ओर बढ़ाने पर ये ऐसा प्रतीत होगा कि एक बिंदु पर मिल रहे, प्रतीत होगा, आभास होगा, वास्तविकता में नहीं मिलेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा ही आभास होगा कि ये एक बिंदु से निकल रही हैं, एक बिंदु से। ठीक है, यही बिंदु जो होगी वो प्रतिबिंब होगी। यही बिंदु क्या होगी? किसका? जो दर्पण के सामने बिंदु है उसका। जैसे हम शीशे के जितना सामने खड़े होते हैं उतना ही तो हमारा प्रतिबिंब पीछे बनता है। बेटा एक लोग शीशा उठा लिया जाके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, तो सबसे पहली बात हम ये समझ गए कि प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। कैसा है? आभासी प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि ये कहां बन रहा है? दर्पण के। भाई दर्पण के पीछे तो दीवार है, क्या दीवार पे के अंदर कोई प्रतिबिंब तो बन नहीं रहा होगा? तो इसीलिए कैसा प्रतिबिंब है? आभासी। और आभासी इसलिए आभासी है क्योंकि ये कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कभी कभी आ जाते हो हफ्ते में 1-2 बार, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, पढ़ो या ना पढ़ो कोई बात नहीं। अब देखो यहां पर अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं, कोई बच्चा आएगा इधर समझने के लिए? आओ इधर आओ। अगर मैं इसको यहां पर ऐसे लगाऊं, इधर आओ इधर आओ, ये बचा के, तो बिंदु देखो उधर बन रही है। ठीक वैसे ही जैसे ये मैंने मिलाया है। कोई और बच्चा देखना चाहेगा? इधर आ जाओ, एक लड़कियों में एक लोग आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो जिस तरह से ये मान लो ये दर्पण है, ठीक है, जिस तरह से ये बिंदु यहां बन रही है उधर देखो, दिख रही है? दिख रही है? आप सभी को इसमें अपना चेहरा दिख रहा है? दिख रहा है? अब सबको तो एक साथ थोड़े दिखेगा। अब ऐसा कोई बहुत भारी थोड़े ना है। देखो हमें दिख रहा है ये क्या नाम इसका? ब्रजमोहन। ये क्या नाम? ब्रजमोहन है। हाँ देखो ब्रजमोहन दिख रहा है। अब देखो जितना आप शीशे के आगे बैठे होगे उतना ही आपका जो प्रतिबिंब है वो शीशे के पीछे बन रहा है। मान लो यहां पर ऐसे रख दिया मैंने, अब देखो इतना ही शीशे के पीछे लग रही हो, और आगे ले आए तो प्रतिबिंब पास में आ गया। हंसने वाली बात नहीं बेटा, ये समझने वाली बात है कि आपके दर्पण जितना पास में होगा आपका प्रतिबिंब भी उतना पास में होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब हुआ आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही पीछे बनता है जितना कि आप दर्पण के आगे। कहां बनता है दर्पण के पीछे? उतनी ही दूरी पर जितना वस्तु दर्पण के आगे नहीं बोलते हैं, दर्पण के सामने है। जितना वस्तु दर्पण के सामने होगी, यानी कि वस्तु की दर्पण से जो दूरी होगी वही प्रतिबिंब की उसके पीछे की होगी। यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो बराबर यहां से यहां तक की दूरी। समझ में आया? ठीक है, तो पहला क्या हो गया? हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा? कहां बनेगा? दर्पण के कितनी दूरी पर? जितनी दूरी, जितना वस्तु दर्पण के सामने। तीसरी बात, प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा। आभासी तो बता चुका हूं, बार बार एक ही बात। प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा। तुम जैसे खड़े हो, अगर मैं ऐसा खड़ा हूं सर ऊपर और पैर नीचे, तो ऐसा ही तो दिखेगा। पैर ऊपर सर नीचे तो दिखेगा नहीं। अब तुम कहोगे सर किसी में नहीं दिखता है। दिखता है। कुछ दर्पण ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रतिबिंब आपको उल्टा दिखता है। नहीं, गाड़ी में कहाँ उल्टा दिखता भाई? गाड़ी में रोड ऊपर और
कार नीचे दिखती है क्या? अरे वो अलग चीज है, वो अभी बाद में बताऊंगा। उल्टा सीधा का मतलब जैसे जो सर है वो ऊपर और पैर नीचे है, ऐसा ही प्रतिबिंब जब सामने खड़े होते हो समतल दर्पण के तो ऐसे ही तो दिखते हो कि उल्टे दिखते हो? तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? सीधा। कैसा दिखेगा? लेकिन कैसा होगा? पार्श्व परिवर्तित। कैसा? पार्श्व परिवर्तित। पार्श्व परिवर्तित का मतलब लेटरली इन्वर्टेड। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी में एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों उल्टा लिखा हुआ होता है? एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस इसलिए उल्टा लिखा हुआ होता है ताकि जब आप उसको पीछे से आते हुए अपनी गाड़ी के शीशे में देखें तो वो आपको कैसा दिखे? सीधा दिखे। भाई अगर हम सीधा लिखेंगे तो वो कैसा दिखेगा? उल्टा। ठीक है, इसीलिए हम एम्बुलेंस कैसा? ऐसे करके लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं ताकि जब हम ऐसे शीशे में इसका प्रतिबिंब देखें इस तरह से। देखो इधर कोई देखेगा? इधर आओ, सची आओ। बचा के अब देखो, पढ़ पा रहे हो? सीधा पढ़ पा रहे हो? क्या लिखा है? तो ऐसे ही जब आप अपनी गाड़ी के शीशे में ऐसे करके देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? गाड़ी में शीशा ऐसे लगा होता है, तो जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको एम्बुलेंस जो कि उल्टा लिखा है वो कैसा दिखाई देगा? समझ में आई बात? और क्यों? तब आप क्या करेंगे? एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता देंगे। ये बात ध्यान रखा करो। तुम लोग क्या एम्बुलेंस पीछे से सायरन बजाती आ रही, तुम्हें लगता है अच्छा हमसे आगे हैं, ऐसे निकल जाने देंगे, अभी लो और घेर के चलने लग गए। पर ये गलत बात होती है, समझ रहे हो? एम्बुलेंस कहीं पर भी दिखे तो उसको पहले जगह देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसमें आपका ही कोई परिचित या आपका नहीं भी कोई परिचित है तो उसकी जान पे पता चले बनी हो। एक एक सेकंड कीमती होता है ना, तो उसको पहले रास्ता देना चाहिए। ठीक है, चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। ये तो बात हो गई समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। कैसा बनता है? वस्तु के आकार के बराबर। कैसा बनेगा? वस्तु के आकार के बराबर। समतल दर्पण से हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के आकार के बराबर बनता है। यानी कि जितने बड़े हम हैं उतने ही बड़े तो दिखाई देते हैं। क्या छोटे या बड़े दिखाई देते हैं शीशे में? उतने ही बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। ये सभी के समझ में आ गया? ये डायग्राम बना लिया सभी ने? ये डायग्राम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें, ये 1 2 3 4 और एक और चीज है पार्श्व तो कांच को आप शीशे में कैसे बदलते हैं? उसके पीछे आप पेंट करते, सिल्वर पेंट को बचाने के लिए एक और पीछे पेंट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसी तरह से आपने ये सीधा नाला लेकर के कैसा लिया? कांच गोलाकार लिया। ठीक है, अब गोलाकार कांच लिया और आपने मान लो कि ये कोई गोलाकार कांच है। ठीक है, और इसमें आपने अंदर से इसको क्या कर दिया? पेंट कर दिया। और इस पेंट वाले हिस्से का इतना सा पार्ट आपने काट लिया। ठीक है, अब एक और गोला लिया आपने, इसको आपने क्या किया?
आपने बाहर से पेंट किया। कहां से पेंट किया? और ये भाग का आपने ऐसे ये काट लिया हिस्सा। तो अब एक जो आपको मिला वो कुछ इस प्रकार का मिला, ठीक है, और दूसरा आपको इस प्रकार का मिला, ठीक है। चम्मच आपने देखी सभी, एक तरफ गहरी होती है और उसके पीछे साइड देखो तो उभरी हुई होती है। जिधर तरफ गहराई है वो ऐसा भाग होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं बेटा, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और अब जिसमें जो कलई यानी कि जो रंग होता है वो किधर की तरफ होता है? उभरे की तरफ। और परावर्तन कहां से होता है? अंदर की ओर दबे हुए सतह से, वहां से परावर्तन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? और जिसमें दबे हुए हिस्से की तरफ क्या हो? पेंट हो और उभरे हुए हिस्से से परावर्तन हो, वो कहलाता है उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है? समझ में आया सभी के? अब गोलीय दर्पण से जुड़ी कुछ परिभाषाएं हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले दर्पण का ध्रुव। दर्पण का, देखो ये दर्पण का जो परावर्तन तल होता है, यानी कि जिस हिस्से से परावर्तन होता है उसका जो सेंटर होता है यानी कि जो केंद्र होता है, उसको क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का, इंग्लिश में इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, क्योंकि इसको बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है? दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल। जैसे पृथ्वी के पोल हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसी तरह से दर्पण का ध्रुव कहां होता है? उसके मध्य में, ठीक है। वक्रता केंद्र, क्या समझना है? वक्रता। अब मान लेते हैं कि ये जो दर्पण है ये इस तरह से पूरा हुआ होगा, इसका हिस्सा रहा होगा, तो इस जिस गोले का ये हिस्सा है इसका कोई ना कोई केंद्र भी तो रहा होगा, केंद्र भी तो रहा होगा। इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ वक्रता केंद्र, ठीक है। तीसरी बात है वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता। अब वक्रता त्रिज्या समझ लेते हैं। पोल से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। आप सभी लोग जानते हो त्रिज्या क्या होती है? रेडियस जानते हो? वो भी क्या होती है? सेंटर से लेकर के सर्किल के एंड तक, सर्कमफेरेंस तक की दूरी होती है। इसी तरह से यहां पर पोल से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अगली बात है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य, ये प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक सीधी रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के जो एक सीधी रेखा गुजरती है उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद है अभिलंब। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। यानी कि कोई भी बिंदु ले लो, इस बिंदु को यहां से मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी? इस बिंदु पर अभिलंब होगी। समझ में आई बात? नहीं। दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वार, दर्पण का द्वारक मतलब समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका यहां से यहां तक का दर्पण है, तो ये जितना पृष्ठ परावर्तन के लिए उपलब्ध है वो क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक। क्या कहलाता है? दर्पण का। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इधर सुन लो, ए लला, कौन आंटी जी जा रही क्या उधर से? देख रहे हो? यहां से यहां तक का जो व्यास होगा, व्यास तो जानते हो ना, त्रिज्या का 2 गुना,
इस परावर्तक तल का जो व्यास होगा वो क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक। क्या कहलाता है? दर्पण का। अब इसके बाद देख लेते हैं फोकस किसे कहते हैं। सभी लोग ये बताओ फोकस किसे कहते हैं? अच्छा, टॉर्च सभी ने देखी है? टॉर्च के देखा होगा बीच में एक बल्ब लगा होता है, लगा होता है। और जो मान लो ये टॉर्च है, तो यहां पर ऐसे बल्ब लगा होता है। यहां पर बल्ब लगा होता है ताकि जो उसकी रोशनी है वो एकदम सीधी जाए। होता है ऐसा? देखा है? तो इस ये भी क्योंकि ये कैसा है? गोलीय दर्पण है। कैसा दर्पण है? ऐसा करके एक पीछे शीशा जैसा लगा होता है ना, और यहां पर बल्ब लगाया जाता है। देखा है? इस गोलीय दर्पण के मध्य पे कैसे, क्यों? इसको ऐसे समझ लेते हैं। अगर ये ऐसा है, इस तरह से समझो तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लो कि ये दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी रेखा आएगी वो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। कहाँ से? तो ये समझ लेते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी रेखा होगी वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? बात समझ में आई? अब इसका उल्टा भी जस्ट सच है कि अगर कोई किरण कहां से होकर के गुजरे? फोकस से, तो वो परावर्तन के बाद क्या हो जाती है? समानांतर। क्या हो जाती है? किसके? मुख्य अक्ष के। अब बस एक चीज और, दो चीजें बची हैं। फोकस से लेकर के ध्रुवों तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ठीक है, ये ध्यान रहे, ये फोकस दूरी f से दर्शाई जाती है। किससे दर्शाई जाती है? और वक्रता त्रिज्या किससे दर्शाई जाती है? r से। क्या ये जो फोकस दूरी होती है ये हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। समझ में आई बात? फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधी। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ज्ञान काफी रखेंगे, नहीं तो तुम लोग गिर पड़ोगे।